हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो देखिए, आज आपके सामने मैं सीनियर सेकेंडरी लेवल का एक और चैप्टर लेकर आ रहा हूँ, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक टेक्निकल चैप्टर है। इसमें फर्स्ट ग्रेड में आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैपिटल मार्केट को समझने से पहले फाइनेंस मार्केट को समझना जरूरी है। फाइनेंशियल मार्केट यानी कि वित्तीय बाजार के दो पार्ट है। एक होता है बच्चों मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट किसी भी व्यापार की शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए है। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर, तो इसका जो पीरियड होगा अप टू 1 ईयर होगा। यानी कि कोई भी आप निवेश करें तो उसकी मेच्योरिटी 1 साल के अंदर आपको वापस मिल जाएगी। मैक्सिमम 1 साल का पीरियड होता है। ऐसे प्रोडक्ट कौन से बाजार के प्रोडक्ट होते हैं? मनी मार्केट के। नॉर्मली इसमें ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो आम जनता नहीं देखती है। ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ये जो बैंक आपस में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपस में, सरकारें आपस में जो लेन देन करती हैं, वो नॉर्मली मनी मार्केट में होता है। ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये में नहीं मिलते। 25,000, 5 लाख, 25 लाख इस टाइप के मिलते हैं। इनकी फेस वैल्यू हमेशा हाई होगी और इनमें कोई ब्रोकर की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट आरबीआई से, डायरेक्ट गवर्नमेंट से, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। यहाँ दलाल की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के जो मार्केट होते हैं उन्हें मनी मार्केट कहते हैं और इसके जो रेगुलेटर है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ कहीं शेयर मार्केट का या स्टॉक एक्सचेंज का कोई काम नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, तो ये इससे जस्ट उल्टा है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए था, ये लॉन्ग टर्म के लिए है। दैट मीन्स इसके प्रोडक्ट की मेच्योरिटी 1 वर्ष से अधिक होगी। इसमें जो भी प्रोडक्ट होगा उसका जो मेच्योरिटी है, परिपक्वता है, यानी कि उसका जो शोधन है वो 1 वर्ष के बाद होगा। ये नॉर्मली जनता डील करती है। इसमें प्रोडक्ट आते हैं आपके शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये सब इसमें आते हैं। इनकी फेस वैल्यू कम होती है, 10 रुपये, 100 रुपये इस टाइप की फेस वैल्यू होती है। और ये डायरेक्ट आप नहीं खरीद सकते। अगर आप शेयर मार्केट से शेयर खरीदना चाहते हो तो पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है और एक ब्रोकर के यहाँ अपने आप को आपका एक अकाउंट खुलता है। इसलिए विदाउट ब्रोकर इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। तो फाइनेंस मार्केट के मैंने आपको दो पार्ट समझा, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट, जिनको आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के भी दो पार्ट है बच्चों। एक जहां कोई सिक्योरिटी के थ्रू लेन देन किया जाए। सिक्योरिटीज हो सकती हैं शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको अपन सिक्योरिटीज कहते हैं। सिक्योरिटीज का मतलब क्या है? यहाँ पे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड, इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सिक्योरिटी कहते हैं। तो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी मार्केट को कवर करता है। सिक्योरिटी मार्केट अगेन दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो आपके जो सिलेबस में है सीनियर सेकेंडरी लेवल पर वो यही दिया हुआ है, कैपिटल मार्केट टैक्स करके प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनी मार्केट को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंस मार्केट। और फाइनेंस मार्केट के लिए आपको मनी मार्केट तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप कैपिटल मार्केट की स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया ऑर्गेनाइज्ड तरीका, एक संगठित बाजार है, ये ऑर्गेनाइज्ड बाजार है। बाकायदा इसमें रूल्स रेगुलेशन सब लगते हैं। इसका रेगुलेटर होता है सेबी। हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन होता है? सेबी होता है। और आपने देखे होंगे कि कुछ हमारे जैसे साहूकार पढ़िए, ये भी पैसे का लेन देन करते रहते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड है, असंगठित क्षेत्र है, जो सेबी की तरफ से अनुमति प्राप्त नहीं है, फिर भी इंडिया में ये सब चल रहा है। ये इलीगल है, एक तरीके से कानूनी मान्यता इनको प्राप्त नहीं है। तो कैपिटल मार्केट के दो पार्ट हो गए, सिक्योरिटी मार्केट और अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग। अदर फॉर्म ऑफ लेंडिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ना कौन सा है? सिक्योरिटी मार्केट। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं मनी मार्केट कि मनी मार्केट क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मनी मार्केट
एक शॉर्ट टर्म मार्केट है। शॉर्ट टर्म मार्केट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो 5 साल 10 साल 20 साल का होगा। इस मार्केट में जो भी प्रोडक्ट का खरीद फरोख्त होगी उसकी मेच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम अप टू 1 ईयर होगी। 1 साल से ज्यादा का कोई प्रोडक्ट नहीं होता। 90 दिन 30 दिन, ठीक है, 1 साल मैक्सिमम। इसके अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करके आपका पैसा मिल जाएगा, मेच्योरिटी आ जाएगी। इसलिए ये मार्केट के जो प्रोडक्ट है वो हाईली मार्केटेबल है, क्योंकि इतने शॉर्ट टर्म के प्रोडक्ट हैं तो इसमें कोई पैसा रुकता नहीं है। आपने कोई चीज खरीद ली वो दूसरे दिन ही बिक जाएगी। आप इजीली इसको मार्केटेबल बना सकते हो। यहाँ पर रिस्क का लेवल नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इस मार्केट में स्पेकुलेशन की एक्टिविटी नहीं होती, सट्टेबाजी नहीं होती। इस मार्केट में तो नॉर्मली जनता ही इन्वॉल्व नहीं होती। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सरकारें ही आपस में लेन देन करती हैं, इसलिए इसमें रिस्क का लेवल बहुत कम होता है। हाईली लिक्विड है, आप जब चाहो तब प्रोडक्ट को बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। इसे हाईली लिक्विड मार्केट है और एकदम सुरक्षित बाजार है, क्योंकि सरकार और ये सभी इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और स्टॉक एक्सचेंज के जैसे इसका कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, कोई वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है। तो सर फिर लेन देन कैसे होता है इसमें, जब कोई जगह ही नहीं है? तो सब ऑनलाइन होता है, इंटरनेट पे, टेलीफोन के माध्यम से, ऑक्शन सेल के माध्यम से इसमें खरीद फरोख्त होती है, नीलामी लगती है ऑनलाइन साइट पे। नॉर्मली इसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? जनता इसमें नहीं आती है। इसमें आरबीआई हो गया, बैंक हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गई, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, ये लोग ही आपस में खरीद फरोख्त करते रहते हैं। इसका रेगुलेटर कौन है? आरबीआई। तो ये था आपका मनी मार्केट, जो आपको देखो बेसिक चीजें समझ में आ गई। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है, मेच्योरिटी 1 साल से ज्यादा नहीं होती है। जो भी प्रोडक्ट है वो 1 साल के होंगे। प्रोडक्ट नॉर्मली कौन से होते हैं? ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, कॉमर्शियल बिल, इस टाइप के कॉल मनी, इस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। इस प्रोडक्ट को खरीद फरोख्त करने वाले कौन होते हैं? आरबीआई, बैंक, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, स्टेट गवर्नमेंट्स। इसलिए ये एकदम सेफ फंड है, हाईली लिक्विड है, हाईली मार्केटेबल है, और रेगुलेटर इसका आरबीआई है। ये होता है आपका मनी मार्केट। अब हम मनी मार्केट के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में चलन में है और जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। पहला प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ट्रेजरी बिल, जिसे हम टी बिल के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में, ट्रेजरी बिल। 2-4 डायलॉग तो आप फिक्स रख लेना बच्चों। मनी मार्केट के जो भी प्रोडक्ट आए हैं 2-4 डायलॉग आपके बिल्कुल फिक्स है, आप उसको रख सकते हो। पहला शॉर्ट टर्म, दूसरा मेच्योरिटी 1 साल से कम, तीसरा रेगुलेटर आरबीआई, चौथी जो कॉमन बातें हैं वो बता रहा हूं कि ये हमेशा डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं और रिडम्पशन फेस वैल्यू पे होता है। जैसे 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो वो इशू करेंगे 80 में और पेमेंट कितने का देंगे? 100 का। तो जो 20 रुपए वो आपका इंटरेस्ट मान लो, ठीक है। चौथी नेक्स्ट बात है कि रिस्क की नहीं होती, जोखिम नहीं होती, क्योंकि मार्केट के सेंस से नहीं चलता ये, क्योंकि इसमें कोई ओपन मार्केट है ही नहीं। तो इस तरीके के ये प्रोडक्ट होते हैं। ऐसे जब आपको चीजें समझ में आ गई तो बस आपको 2-4 चीजें एक्स्ट्रा जो एक हर एक प्रोडक्ट में ध्यान रखनी है वो रखनी है, बाकी सब में कॉमन बातें हैं। जैसे ट्रेजरी बिल, वही बात आ गई, शॉर्ट टर्म के हैं। अब चूंकि इसको हम डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में मानते हैं, क्योंकि सरकार ये ट्रेजरी बिल जारी करती है और खरीदने वालों को एक बिल इशू करके ये कहती है कि हम आपके ऋणी हैं, इतने दिन के बाद में हम आपको पेमेंट कर देंगे। इसे एक तरीके का ऋण है पर शॉर्ट टर्म का है। इसका रेगुलेटर कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई इसको मैनेज करता है। आरबीआई ही इसको, आरबीआई की साइट पे ऑक्शन होती है, बुधवार शुक्रवार को इसकी ऑक्शन होती है और उसी ऑक्शन के माध्यम से ही खरीदा बेचा जाता है और कहीं खरीदे बेचे नहीं जाते। हाँ, लेकिन जारी कौन करता है? भारत सरकार द्वारा। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सब ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं, ऑप्शन है आरबीआई, ऑप्शन बी भारत सरकार। तो आप क्या आंसर देंगे? भारत सरकार जारी करता है, पर सारा काम कौन करता है? आरबीआई। तो हमको ऐसा लगता है कि इसको जारी भी कौन कर रहा है? आरबीआई। पर प्रैक्टिकली आरबीआई तो मैनेज कर रहा है, ऑक्शन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। प्रोडक्ट ये भारत सरकार का है, तो सोचो भारत सरकार का प्रोडक्ट में क्या ही रिस्क होगी। जिस दिन भारत गुलाम होगा उस दिन रिस्क होगी, वो होना नहीं। नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट जो है आज की डेट में 3 ही प्रोडक्ट है, 90 दिन का, 182 दिन का, 364 दिन का। क्लियर है?
90 डेज का 182 डे 91 डेज आएगा बच्चों, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। याद करने का तरीका है डबल करते जाना। क्लियर है? तो आपके टी बिल्स ये 3 ही अवधि के होते हैं, डिस्काउंट पे जारी होते हैं। एक ट्रेजरी बिल आपको 25,000 का मिलेगा, 25,000 से कम का आपको ये बिल नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपके पास में 10,000 रुपये है तो आप ट्रेजरी बिल नहीं खरीद सकते। समझ में आ रहा है बच्चों? तो देखिए ये बात समझ में आ गई कि ट्रेजरी बिल 25,000 से कम का नहीं होगा। अगर आपको 2 ट्रेजरी बिल खरीदते हैं तो 50,000 चाहिए, आपके पास 40,000 रुपये है तो एक ही ट्रेजरी बिल मिलेगा। इसका भुगतान अंकित मूल्य पे होगा, जारी डिस्काउंट पे होगा, बिल्कुल सुरक्षित है क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी है। सर इसमें फिर हमें कमाई क्या हुई? कमाई जो है आपकी वो फेस वैल्यू पे इसका भुगतान हुआ और जारी डिस्काउंट पर हुआ। तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू पे जारी हुआ। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का फेस वैल्यू है, आपको जारी हुआ 80 रुपये में, तो ये जो 20 रुपये है ये आपका एक तरीके का इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट बोल के कुछ नहीं देते, इसलिए हम इसको जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। हम इसे जीरो कूपन सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। कूपन जहां भी फाइनेंस मार्केट में शब्द आ जाए, कूपन का मतलब ही होता है इंटरेस्ट, और इसमें जीरो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट है इनडायरेक्टली। फेस वैल्यू पे भुगतान, डिस्काउंट पर जारी, बीच का डिफरेंस इंटरेस्ट ही है। और राज्य सरकार कभी इसको जारी नहीं करती, ये केवल भारत सरकार द्वारा ही जारी किए जाते हैं। ट्रेजरी बिल राज्य सरकार जारी नहीं करती है। एक बार रिपीट करवा देता हूँ, फिर से सुन लो। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के होते हैं। ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म के होते हैं। कौन जारी करता है? भारत सरकार। और रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। मैनेज कौन करता है? आरबीआई। बिकते कहां पर है? आरबीआई की साइट पे, ऑक्शन के माध्यम से, नीलामी के माध्यम से। खरीदार कौन होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, बैंक्स, ये लोग आते हैं आरबीआई की साइट पे आके ये खरीदते हैं। 3 ही प्रोडक्ट है आज की डेट में। कौन कौन से? 91 डेज का, 182 डेज और 364 डेज। 91, 182 डेज और 364 डेज। याद करने का तरीका है 91 अगर आपको याद हो गया इंटू 2 कर देना, आ गया 182 इंटू 2 कर देना 364। ये 3 ही प्रोडक्ट हैं बच्चों, 91, 182 और 364 डेज के ये प्रोडक्ट होते हैं। 25,000 के गुणक में जारी होते हैं, डिस्काउंट पे जारी होते हैं, फेस वैल्यू पे पेमेंट होता है, बिल्कुल सुरक्षित है। इंटरेस्ट कुछ नहीं दिया जाता। जो फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू में डिफरेंस है वही आपकी कमाई है, इसलिए इसको जीरो कूपन सिक्योरिटी कहते हैं और राज्य सरकार ये कभी जारी नहीं कर सकती। ये तो मनी मार्केट का आपका एक प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट आ जाओ बच्चों, नोटिस मनी। यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे आपके। अगर एग्जाम में आ जाए कॉल मनी, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए नोटिस मनी, और एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए टर्म मनी। बहुत सारी किताबों में इन तीनों को एक ही जगह लिखा हुआ है, मैंने इन तीनों को अलग अलग बता दिया है। नोटिस मनी वो होती है जो नोटिस देके पैसा मांग ले, लेकिन नोटिस कब? आपके रातों रात, अगर रातों रात की बात आ रही है तो कॉल मनी कि साहब अभी सुबह दिया, शाम को ही मांग लिया पैसा, एकदम अल्प सूचना देकर जो मांगा जा सके वो कॉल मनी। अगर 2 दिन का टाइम दे दें, 2 से 14 दिन का अगर पीरियड दे दें तो नोटिस मनी, और 14 दिन से अधिक का टाइम दें तो टर्म मनी। बस इतना सा फर्क है, एक तरीके के नगद के बराबर ही है। नॉर्मली ये प्रोडक्ट जो है वो बैंक टू बैंक चलते हैं। ये तीनों प्रोडक्ट जो है नॉर्मली कहाँ चलते हैं? बैंक टू बैंक। एक बैंक वाले के पास में कुछ सरप्लस है, दूसरे बैंक वाले को अचानक से जरूरत आ गई, एक बैंक दूसरे बैंक को आवाज देता है, कॉल करता है, पैसे मांग लेता है, शाम को वापस दे देता है या कल वापस दे देता है। अगर शाम को ही वापस दे दे ओवरनाइट बेसिस पे, ओवरनाइट, रातों रात, तो ये कॉल मनी कहलाती है। अगर 2 से 14 दिन का हो तो नोटिस मनी कहलाती है, और अगर 14 दिन से थोड़े से ज्यादा दिन हो पर चूंकि रहेगी शॉर्ट टर्म ही, तो ये टर्म मनी कहलाती है। तो मैंने 3 प्रोडक्ट करा दिया आपको, नोटिस मनी, टर्म मनी, और एक आपको करा दिया मैंने कॉल मनी। अल्प सूचना देकर मांगा जा सकता है, सामान्यतः बैंक आपस में जारी करते हैं।
एक दिन से भी कम समय होता है, ओवरनाइट होता है, रातों रात मांगा जा सकता है। तो कुल मिला के ऐसे 4 प्रोडक्ट आपने पढ़ लिए मेरे से, ट्रेजरी बिल, शॉर्ट मनी, टर्म मनी और कॉल मनी। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट आ जाओ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। जैसे आप बैंक में एफडी कराते हो उसी तरीके का मान लीजिए आप, जैसे एफडी होता है फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, वैसे एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है। इसे जो जारी करते हैं वो नॉर्मली बैंक वगैरह जारी करते हैं और एक वचन देते हैं, आपको प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपको पेमेंट कर देंगे। लेकिन इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है और लॉक इन पीरियड है 45 डेज का। इस आप 45 दिन के बाद ही आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। 45 दिन के बाद भी आप किसी और को बेच सकते हो, तो बेचान द्वारा इसका ट्रांसफर हो सकता है। इसका मिनिमम प्रोडक्ट प्राइस है 5 लाख रुपए, 5 लाख से कम का ये प्रोडक्ट नहीं होता। आप 2 प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे तो आपको 10 लाख रुपए चाहिए, यानी कि 5 लाख के मल्टीपल में ही ये प्रोडक्ट होता है। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 7 दिन से लेके मैक्सिमम 1 वर्ष तक हो सकती है। इसका भी वही डायलॉग है, इश्यू होगा डिस्काउंट पे, रिडम्पशन होगा फेस वैल्यू पे, डिफरेंस आपकी कमाई है। नॉर्मली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जारी करते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पैसा लगाना चाहता है बैंक के माध्यम से उसे मिनिमम 25 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसको अपन कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। क्लियर है? ऐसे मान लो आप बैंक में कम से कम 25 लाख रुपए की एफडी कराने जा रहे हो, इस तरीके के प्रोडक्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स कहलाते हैं। एक होता है बच्चों कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होते हैं, वैसे सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। अनसिक्योर्ड क्यों है? क्योंकि जो कंपनियां इसको जारी करती हैं वो अपनी प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी नहीं रखती। चूंकि आरबीआई का रेगुलेशन है तो वैसे सेफ है, सुरक्षित वैसे है, मतलब सेफ है लेकिन सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि आपके पास में कंपनी क्या नहीं करती है, अपनी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं करती है। और ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कंपनियां जारी कर सकती हैं, पर कंपनी भी जिसकी एक बहुत बढ़िया औकात है, जिसकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ रुपए हो, 100 करोड़ की नेटवर्थ वाली कंपनी कॉमर्शियल पेपर जारी कर सकती है। ये भी वचन पत्र के रूप में जारी होता है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है ये। कंपनी ये जारी करने से पहले भारत में जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो सेबी द्वारा अप्रूव्ड है, उनसे रेटिंग करानी पड़ेगी। जैसे आप ऑनलाइन स्विगी इनसे कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो पहले उस सामने वाले की रेटिंग देखते हो, अगर रेटिंग अच्छी है तो आपको लगता है कि ये सही होगा। ऐसे ही कंपनियां जो भी इसको जारी करना चाहती हैं उनको पहले क्रेडिट रेटिंग करानी होगी। उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा मिल जाएगा, कंपनियों को लॉन्ग टर्म नहीं होता है, मनी मार्केट का प्रोडक्ट है, शॉर्ट टर्म ही होगा। इसकी मैच्योरिटी पीरियड 15 दिन से लेकर 1 साल तक हो सकती है। 15 दिन से कम का नहीं होता, 1 साल से ज्यादा का नहीं होता। आरबीआई इसका रेगुलेट करता है। अगेन वही डायलॉग है, डिस्काउंट पर जारी होता है, फेस वैल्यू पर रिडम्पशन होता है। 5 लाख के मल्टीपल में ही ये जारी होते हैं। 1990 में पहली बार ये जारी हुए थे। जो हाई रेटेड कंपनी थी, जिनकी बहुत बढ़िया रेटिंग थी, उन कंपनियों ने जारी किया था। आज आरबीआई ने नियम बना दिया है कि साहब इसे केवल वही कंपनी जारी कर सकती है जिसकी नेटवर्थ कम से कम 100 करोड़ रुपए हो। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कंपनियां जनता में जारी कर सकती है, पर चूंकि जनता इतना जल्दी से ट्रस्ट नहीं करती है, इसे ये प्रोडक्ट कंपनियों से कौन खरीदता है? बैंक खरीदता है, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीदता है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों? तो ये था आपका कॉमर्शियल पेपर। तो देखो अपन ने कितने प्रोडक्ट पढ़ लिए। हमने पढ़ लिया ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, शॉर्ट मनी, नोटिस मनी, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, और ये आखिरी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपन कॉमर्शियल बिल। ये आपस में लेन देन करते हैं व्यापारी। ये लेन देन कौन करते हैं? व्यापारी। जो आपने कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि एक्स नाम का एक व्यक्ति है, ये विक्रेता है, सेलर है। इसने माल बेचा किसको? वाई को। वाई कौन है? क्रेता है। क्लियर है? तो बताओ पैसा किसको लेना है? एक्स को लेना है। ये कौन है? लेनदार है। देना किसको है? वाई को। जिसको देना वो देनदार, जिसको लेना वो लेनदार। अब एक्स इसको माल बेच रहा है वाई को। वाई कहता है भाई 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, 2 माह की उधार दो। तो एक्स कहता है भाई तेरे ऊपर क्या विश्वास करूं, तू पैसा दे देगा। तो बोले साहब आप मेरे को आदेश दे दो, एक कागज पे लिख के दे दो, मैं साइन करके स्वीकृति करके आपको दे देता हूं।
तो एक्स ने एक पत्र लिखा, उसके नाम एक बिल लिखा, जिसे आप कहते हो बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र। तो बताओ विनिमय पत्र किसके द्वारा लिखा जाएगा? विक्रेता के द्वारा या लेनदार के द्वारा? किसके नाम लिखा जाएगा? क्रेता के नाम। क्रेता स्वीकृति करके किसको दे देगा? एक्स को। 2 महीने बाद में ये एक्स से पेमेंट ले लेगा। यहाँ तक के लेन देन में कहीं कोई आरबीआई का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं हुआ, और ये उधार 1 महीने 2 महीने की होगी, इसलिए ये अल्प अवधि का स्रोत है। यहाँ तक की चीजें हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में नहीं आती। लेकिन अब एक्स को मान लीजिए 10 दिन बाद ही पैसा चाहिए, एक्स को 10 दिन बाद में पेमेंट चाहिए, तो एक्स वाई को नहीं बोल सकता है, क्योंकि वाई ने पहले ही कह दिया था मैं 2 महीने बाद दूंगा। एक्स को जरूरत आ गई 10 दिन बाद, तो एक्स चला गया बैंक ऑफ बड़ौदा इस कागज को लेकर, क्योंकि ये रेपुटेड पर्सन है, इनकी मार्केट में एक रिकॉग्नाइजेशन है। एक्स ने बैंक ऑफ बड़ौदा को कहा कि आप ये कागज मेरे नाम है, वाई मुझे पेमेंट करेगा, आप डायरेक्ट वाई से पैसा ले लेना, मुझे पैसा दे दीजिए। इसको कहते हैं बिल डिस्काउंटिंग, बिल को भुनाना, बिल डिस्काउंटिंग। जब इस बिल को भुना लिया जाता है, जब आप इसे बैंक से भुनाते हो, तो अब ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बन गया? कॉमर्शियल बिल बन गया, और ये मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसलिए कॉमर्शियल बिल एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। बस ये कॉमर्शियल बिल कब बन जाता है? जब इसे बैंक से भुना लिया जाता है। तो ये आज आपका एक कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो गया, मनी मार्केट। मनी मार्केट के बाद में हमारे कोर्स का पॉइंट शुरू हो रहा है कैपिटल मार्केट। तो मनी मार्केट आपके समझ में आ गया, मनी मार्केट के सारे इंस्ट्रूमेंट आपके समझ में आ गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कह दिया था कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार 2 तरह के बाजार वित्तीय बाजार का हिस्सा है। पूंजी बाजार लॉन्ग टर्म का होता है, इसलिए इसके जो प्रोडक्ट है उनकी मैच्योरिटी, इनकी जो परिपक्वता होगी वो क्या होगी? 1 वर्ष से अधिक। इनकी मैच्योरिटी 1 वर्ष से अधिक होगी। प्रोडक्ट में कौन क्या क्या चीजें आती हैं? डिवेंचर्स, शेयर्स, बॉन्ड, ये सब इसमें आते हैं। इनका फेस वैल्यू कम होगा। कम कैसे होगा? 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, बस। अभी आपने मनी मार्केट के प्रोडक्ट पढ़े, कोई 25,000 के गुणांक में था, कोई 5 लाख के गुणांक में था, किसी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 25 लाख रुपए था। यहाँ ऐसा नहीं है। आप रिलायंस का एक शेयर 10 रुपए वाला खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेगुलेटर कौन है? सेबी। यहाँ आरबीआई का रोल नहीं है। यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो जाएगा? सेबी, क्योंकि कैपिटल मार्केट के लिए एक अलग से रेगुलेटर गठित किया गया जिसका नाम है सेबी। प्लस इसमें विदाउट ब्रोकर आप काम नहीं कर सकते। अगर आपको शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त करनी है तो आपको डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, और आपके पास में डीमेट अकाउंट एक ब्रोकर के पास खुलना चाहिए। जब तक डीमेट अकाउंट नहीं होगा आप इसमें लेन देन नहीं कर सकते। ये बहुत रिस्की है, क्योंकि ये बाजार के सेंटीमेंट से चलता है। बाजार कभी भी अप और डाउन हो सकता है, बहुत रिस्की है, और इसकी कोई गारंटी नहीं है तरलता की। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, कंपनी तो उसका शोधन करेगी नहीं, और मार्केट में वो बिके, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मनी मार्केट के कंपेयर में कैपिटल मार्केट थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है। अब कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जैसा कि नाम से क्लियर है, मान लो कोई कंपनी पहली बार जनता के सामने शेयर लेके आएगी, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी आएगी, वो तो जनता के सामने आएगी, तो वो प्राइमरी मार्केट हो गया। अब वो शेयर मार्केट में आ गए। अब जो भी इन्वेस्टर हैं वो क्या करते हैं? वो आपस में उन अंशों की खरीद फरोख्त करते हैं। जहां निवेशक से निवेशक आपस में लेन देन करे शेयर मार्केट में, वो सेकेंडरी मार्केट, और जहां कंपनी डायरेक्ट निवेशक से पैसा ले वो प्राइमरी मार्केट। दोनों को समझा देते हैं। जब कंपनी द्वारा सीधे निवेशक को शेयर जारी किए जाए और ये नए शेयर होते हैं, तो इसमें 2 बातें हो गई। प्राइमरी मार्केट में कंपनियां डील करती हैं डायरेक्ट किससे? निवेशक को। और कौन से सिक्योरिटी देते हैं? नई। क्योंकि नई होने के बाद इसके बाद क्या होता है? ये जो शेयर है, ये शेयर मार्केट बोल दो या आप स्टॉक एक्सचेंज बोल दो, में निवेशकों के मध्य क्रय विक्रय होता है।
निवेशकों के मध्य क्रय विक्रय। बात समझ में आ गई? जब ये बाद वाली प्रोसेस शुरू होती है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी। अब बताओ इसका नाम सेकेंडरी क्यों है? इसका नाम सेकेंडरी क्यों और इसका नाम प्राइमरी क्यों है? नाम से क्लियर है। अरे भैया, ये मार्केट का जन्म तो तब होगा ना जब पहले कंपनी प्रोडक्ट लेके आए। ऐसे समझो, आपके घर में खाना बन गया, उसके बाद ही तो ऋषि मुनियों को खिलाओगे। खाना ही नहीं बना तो उनको कहाँ से खिलाओगे? तो वो सेकेंडरी टास्क है, समझ लो। जैसे हम लोग एक संस्था चलाते हैं जिसमें 400 लोगों का खाना हम डेली बनाते हैं, ठीक है, और उन लोगों को हम खाना खिलाते हैं। तो एक बार मैं वहाँ गया हुआ था, ऐसे ही रैंडमली रसोई चेक करने में पहुंच गया। तो वहाँ पे जो हमारे कुक थे और थे, सब मेरे खड़े होके हाथ जोड़ने लगे कि साहब आप लोगों की वजह से गरीबों को खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा साहब हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारा रोल तो बाद में शुरू होता है। तुम लोग खाना बना रहे हो इसलिए लोग खा रहे हैं। अरे तुम लोग खाना ही नहीं बनाओगे तो हम खिला किसको देंगे भाई? तो जब तक प्राइमरी मार्केट नहीं होगा, सेकेंडरी मार्केट तो वजूद में ही नहीं आएगा। समझ गए? तो ये बात समझ में आ गई कि सब प्राइमरी मार्केट में नए शेयर और सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड सिक्योरिटीज, यानी कि नई तो कहां बिकली? प्राइमरी मार्केट में। और अब बताओ, प्राइमरी मार्केट में जो शेयर इश्यू किए जा रहे हैं कौन जारी कर रही है? कंपनी। सॉरी, प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू कौन कर रहा है? कंपनी। किसको इशू कर रही है? डायरेक्ट इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर जो पैसा दे रहा है वो पैसा किसके पास जा रहा है? कंपनी के पास। क्लियर है? इसलिए कंपनी की सिद्धि पूंजी बन रही है। कंपनी के पास में कैपिटल आ रही है, जनता से आ रही है, प्रत्येक पूंजी निर्माण में सहायक है। अच्छा, इसका कोई शेयर मार्केट के जैसे बीएससी, एनएससी ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है नहीं, ये तो ओपन जनता है। ऑनलाइन शेयर बेचे जाते हैं, ऑनलाइन खरीदे जाते हैं। कंपनियां डायरेक्ट जनता से लेती है, इसलिए इसका कोई भौगोलिक स्थान नहीं होता। और ये पहली बार मार्केट में है, इसलिए इसको न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। तो प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज एनआईएम, न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम एनआईएम भी कहते हैं। और सीधे कंपनी की ये पूंजी बनती है। सर शेयर कितने का बिकेगा? चूंकि यहाँ मार्केट तो आया ही नहीं अभी तक, तो कंपनी तय करेगी कि उसको अपना शेयर कितने का बेचना है। हालांकि कंपनी भी अपनी मनमर्जी से तय नहीं कर सकती, नहीं तो सारी कंपनियां 10 रुपए की चीज को 500 में बेचेगी। कंपनी के पैरामीटर होते हैं, उसकी वर्थ क्या है उसके हिसाब से बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है। ये कंपनियां कैसे करती हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। सर अब ये नया शब्द आ गया, देखो इस चैप्टर में बहुत टेक्निकल चीजें हैं, मैं तो आपको बहुत शॉर्ट में करवा रहा हूँ। नहीं तो क्या है, जब मैं रेगुलर क्लास देता हूँ तो मेरा मन ही नहीं भरता इस चैप्टर में। मैं ज्ञान देने लग जाता हूँ, बहुत सारी बातें बताने लग जाता हूँ, और बच्चों को भी बड़ा इंटरेस्ट आता है। वो अपनी मूल भावनाओं को भूल जाते हैं और मेरे ग्राहक बनने शुरू हो जाते हैं। सर मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। अरे भाई ये सब तुम्हारा काम नहीं है। जिस दिन रोजगार लग जाओ, खूब पैसा कमाओ, उस दिन मुझे याद करना, तब मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है? तो सर हाँ, ये बात तो हमारे भी थोड़ा कम समझ में आई कि आप कह रहे हो कि साहब इसमें शेयर का प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी। तो सर फिर ये बताओ, शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में कौन तय करता है? कोई पुराना नियम, डिमांड और सप्लाई। यहाँ तो साहब खरीदार और क्रेता और विक्रेता कौन है? निवेशक है। यहाँ पर तय किया जाता है डिमांड सप्लाई की तहत। यहाँ कोई डिमांड सप्लाई का सिस्टम नहीं है। कंपनी पहली बार जनता के सामने शेयर लेके आ रही है, तो सर फिर तो वो 10 रुपए की चीज को 1000 में बेचेगी। तो जनता बावड़ी थोड़ी है कि 10 रुपए की चीज को 1000 में खरीद लेंगे। जनता भी देखती है कि भाई तुम किस बेस पे मांग रहे हो। तो कंपनियां क्या करती है, अपनी जो बुक बिल्डिंग प्रोसेस होती है कि उसकी बुक्स में उसकी नेटवर्थ क्या है, उसकी कंपनी की औकात कितनी है, कितनी संपत्तियां हैं, कितने दायित्व हैं, कितनी उसकी नेटवर्थ है, उसके बेसिस पे वो मार्केट प्राइस डिसाइड करती है। और ये जो पैसा आएगा वो सीधा किसकी पूंजी बनेंगे? कंपनी की। निवेशक ने सीधा पैसा किसको दिया है? कंपनी को। लेन देन हमेशा किसके बीच में होता है? कंपनी और निवेशक के मध्य। मेरे हिसाब से इससे ज्यादा क्लियरिटी की आपको जरूरत नहीं है। प्राइमरी मार्केट आपके समझ में आ गया कि पहला मार्केट है, कंपनी डायरेक्ट निवेशक के पास आती है, निवेशक सीधा पैसा कंपनी को देते हैं, कंपनी की ये पूंजी बनते हैं। प्रत्यक्ष पूंजी निर्माण में सहायक है। कंपनी खुद अपने प्रतिभूति का मूल्य तय करती है। रेगुलेटर इसका सेबी है। फिजिकल कोई ज्योग्राफिकल कोई लोकेशन इसकी होती नहीं।
ये है प्राइमरी मार्केट, और हमेशा नए शेयर यहाँ पे जारी होंगे। जो शेयर जारी हो चुके फिर वो मार्केट में आते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। अब जनता के सामने जब कंपनी पैसा लेने के लिए खड़ी होती है तो सेबी यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है कि कहीं तुम चिट्ठीबाजी तो नहीं कर रहे हो। जनता तो क्या है, वैसे तो बेवकूफ नहीं है लेकिन भोली भाली जनता होती है, कहीं नेताओं ने इसको बेवकूफ बनाया है तो कंपनियां भी बनाती है, पब्लिक इश्यू लेके आती है जनता के सामने। जब भी जनता के सामने निर्गमन जारी करेंगे तो पब्लिक इश्यू हो गया। प्राइवेट कंपनी कभी ये सब कर नहीं सकती। ये करने के लिए कंपनी को पहले अपने आप को सेबी में लिस्टेड कराना पड़ता है। सेबी में आपकी कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए, क्योंकि सेबी को ये मालूम है कि तुम एक बार जनता से पैसे ले लो, बाद में तुम्हारे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे बेचे जाएंगे। तो सेबी में जब लिस्टेड हो जाएगी तो वो पब्लिक इशू लेके आएगी। अगर कोई कंपनी पहली बार नए शेयर जनता के सामने लेके आ रही है तो ये आईपीओ कहलाता है। अब मान लो कंपनी को और पैसों की जरूरत है तो अब कंपनी कहाँ से पैसे मांगे, तो वो फिर जनता के सामने आके खड़ी हो जाएगी, सर शेयर मार्केट से खरीद ले। अरे शेयर मार्केट में तो लोगों के शेयर है ना, कंपनी के थोड़ी है। कंपनी के शेयर तो बिक गए, पहली बार में बिक गए, कंपनी को फिर से पैसों की जरूरत हो गई तो कंपनी पुनः इशू ला सकती है और शेयर इशू कर सकती है। सर ये बढ़िया काम है, मतलब शेयर इशू किए जाओ और पैसे लिए जाओ। बिल्कुल, बड़ी बड़ी कंपनियां यही तो करती हैं। आपको क्या लगता है अडानी अंबानी इनके खुद के बाप दादाओं के पैसे लगे हुए, जनता के पैसे, उनके जनता के पैसों से वो व्यापार कर रहे हैं। तो सर जनता उनको क्यों दे रही है? जनता का विश्वास, जनता को लगता है कि यार मैं तो 500 रुपए में व्यापार नहीं कर सकता, मेरे पैसे से ये तो व्यापार करे। जब दोबारा से कंपनी जनता में इशू लाती है तो उसे फर्दर पब्लिक ऑफर कह दो या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कह दो, दोनों इसकी फुल फॉर्म है एफपीयू। तो पब्लिक इशू दो टाइप के होते हैं, एक आईपीओ और एक एफपीयू। अब क्या होता है, जब भी कंपनी जनता में ऐसे शेयर इशू करेगी तो जनता ये जरूर पूछेगी कि तुम कौन हो, क्यों चाहिए तुमको पैसा, क्या करोगे हमारे पैसे का। और सेबी भी पूछती है कि भाई तुम पब्लिक से पैसा ले रहे हो, क्या करोगे जरा बताओ। तो कंपनी अपने बारे में बताती है एक डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस। क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। जब भी कंपनी आईपीओ लेके आएगी, फर्स्ट टाइम इश्यू लेके आएगी, तो क्या जारी करेगी? प्रय विवरण। बिना प्रय विवरण के आईपीओ नहीं आ सकता। और ये ध्यान रखना बच्चों, प्रोस्पेक्टस में, प्रय विवरण में जो भी कथन होंगे वो पूर्णतः सत्य होने चाहिए। इसमें किसी भी तरह का मिथ्या वर्णन आपको आपराधिक और दीवानी दायित्व को जन्म देगा। अगर कंपनी सेकेंड टाइम इश्यू लेके आ रही है, क्या लेके आ रही है? एफपीओ। तो प्रोस्पेक्टस का ही नाम क्या हो जाएगा? लेटर ऑफ ऑफर। क्योंकि आप लोगों ने मेरे से व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में पढ़ा था कि अगर कोई भी कंपनी फर्दर इशू लेके आ रही है तो पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, जो पहले से कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनको ऑफर करना पड़ेगा कि क्या तुम हमारे शेयर लेना चाह रहे हो। इसलिए इसका नाम है लेटर ऑफ ऑफर, ना कि प्रोस्पेक्टस। क्लियर है? फर्स्ट टाइम इशू लेके आए तो प्रोस्पेक्टस, सेकेंड टाइम इशू लेके आए तो लेटर ऑफ ऑफर। ये आपका प्राइमरी मार्केट के कंसेप्ट मैंने आपको बताया। मैं बेसिक एक समराइज आपको कोर्स करवा रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बच्चों, कैपिटल मार्केट के दो पार्ट बताए मैंने आपको, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को आप स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। अब आपकी इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी कि साहब सेकेंडरी मार्केट में जो भी शेयर बिकेंगे, बताओ नए बिकेंगे कि पुराने? आप कहेंगे साहब पुराने शेयर, यानी कि वो पहले से कंपनी किसको जारी कर चुकी है? निवेशक को। निवेशक को जारी किए वो कैसे शेयर थे? और नए शेयर थे। कहाँ जारी किए थे? प्राइमरी मार्केट में। अब ये निवेशक उठ के कहाँ गए? स्टॉक एक्सचेंज में। अब बताओ यहाँ पर जो भी खरीद फरोख्त होगी वो कैसी होगी? एग्जिस्टिंग या पुराने शेयर का खरीद फरोख्त होगा। इस मार्केट को रेगुलेट कौन करेगा? सेबी रेगुलेट करेगा। इसका बाकायदा एक फिजिकल प्लेस होता है और काम के घंटे होते हैं। जैसे बीएससी एनएससी सुबह 9:15 बजे खुल जाते हैं, ठीक है, इनका बाकायदा मुख्यालय है, मुंबई में इनके हेड ऑफिस है। तो इनका
भौतिक स्थान भी है, निश्चित कार्य घंटे भी है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, आपने रिलायंस का 10 शेयर खरीदा, आपने शेयर मार्केट में 10 शेयर लिए, मान लो 2000 का एक शेयर था, आपके अकाउंट से 20,000 रुपए गए, ये 20,000 रुपए किसको मिले ये बताओ? सर कंपनी को। अरे नहीं भाई, कंपनी तो बेच के निकल चुकी, शेयर मार्केट में कंपनी का कोई काम नहीं है। तो सर फिर ये एक्स नाम के व्यक्ति ने शेयर खरीदे तो किसने बेचे? भाई ने बेचे, तो एक्स का पैसा किसके पास आ गया? भाई के पास। तो बताओ कंपनी को कोई पूंजी मिली? नहीं मिली। इसे कंपनी का सीधे पूंजी निर्माण नहीं हो रहा। सर यहाँ सीधे पूंजी निर्माण का मतलब क्या है? आप कह रहे हो कि जब ये शेयर कंपनी का कोई रोल ही नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की शेयर खरीद बेच ही नहीं रही, तो फिर कंपनी की तो पूंजी निर्माण ही नहीं होगा। फिर कंपनी को ऐसे हम अखबार में क्यों पढ़ते हैं कि आज मार्केट डाउन हुआ तो सब अंबानी की संपत्ति सीधे ही 500 करोड़ से कम हो गई? ऐसा क्यों पढ़ते हैं सर हम? बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, आपको क्या लगता है कि कंपनी के पास में 1 लाख शेयर हैं टोटल, तो सारे के सारे शेयर मार्केट में या सारे के सारे शेयर प्राइमरी मार्केट में निवेशकों को जारी कर दिए? नहीं, कंपनी के पास में 1 लाख शेयर है, ऐसे समझना है इसको। कुल कितने शेयर है? 1 लाख। तो कंपनी क्या करती है, इस 1 लाख में से 40,000 शेयर 40,000 शेयर प्राइमरी मार्केट में निवेशक को जारी करते हैं, निवेशक को जारी करते हैं। मान लो कंपनी ने 200 रुपए का एक शेयर जारी किया और निवेशक ने 200 रुपए में शेयर खरीद लिए। कितने शेयर खरीदे? 40,000 शेयर खरीद लिए। कंपनी के पास में 40,000 इंटू 200, ये पैसा सीधा कंपनी के पास में पहुंच गया। क्लियर है? अब कंपनी को और इशू लाना होगा तो और शेयर इशू कर देंगे, क्योंकि 1 लाख में से 40,000 तो इशू हुए, 60,000 तो अभी बाकी है। ठीक है, अब ये 40,000 शेयर कहाँ आ गए? सेकेंडरी मार्केट में, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में। ये आपस में खरीद फरोख्त हो रहे हैं। अब आपस में डिमांड सप्लाई चल रही है। डिमांड सप्लाई चलते चलते क्या हुआ है, 200 रुपए की चीज 600 रुपए में हो गई। 200 रुपए की चीज बढ़ते 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 कितने की हो गई? 600 की। तो कंपनी के तो मजे हो गए ना, क्योंकि कंपनी के पास में अभी 60,000 शेयर बाकी है। अब वो अगर जारी करेगी तो 600 से कम में थोड़ी करेगी, क्योंकि मार्केट की रेट ये चल रही है। इसलिए कंपनी का पूंजी निर्माण तो होता है, पर डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट वे में होता है। और प्रतिभूति का मूल्य यहाँ पर बाजार तय करता है, लेन देन निवेशकों के मध्य होता है, और इसमें जो भी कमाई हो रही है, जो भी शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं, उसमें कंपनी को कुछ नहीं मिल रहा। कंपनी तो जब फर्दर इशू लाएगी तो मिलेगा। ये किसकी आय हो रही है? निवेशक की। तो शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर पे आप कमाते हो, क्योंकि आप शेयर मार्केट में खरीद फरोख्त करते हो, और इसके प्रोडक्ट शेयर मार्केट में कौन से बिकते हैं? वही शेयर और डिवेंचर्स। ये था आपका सेकेंडरी मार्केट। तो आज मैंने आपको कैपिटल मार्केट के दोनों मार्केट बता दिए, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब आ जाओ बच्चों, कैपिटल मार्केट चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी, उसमें कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं? तो जो आपने अभी मनी मार्केट के प्रोडक्ट पढ़े, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, कॉल मनी, नोटिस मनी, शॉर्ट मनी, ये सब कैपिटल मार्केट में नहीं होते। स्टॉक एक्सचेंज में या तो बिकते हैं शेयर, या बिकते हैं डिवेंचर, या बिकते हैं बॉन्ड। शेयर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो पहले अपन पढ़ रहे हैं इक्विटी शेयर। आप लोगों ने व्यवसायिक संगठन के प्रारूप में भी पढ़ा होगा, कई जगह पढ़ा हुआ है, इससे मैं इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगा रहा। कि जब भी इक्विटी शेयर की बात आएगी तो इक्विटी शेयर ऐसे होते हैं जिन पे कोई फिक्स डिविडेंड नहीं है। एक बात बताओ सर, जब कुछ मिलना ही नहीं है तो हम क्यों खरीदें कंपनी के शेयर? क्योंकि मालिक को, और मालिक को लाभ की नहीं पूंजी बढ़ाने की अपेक्षा रहती है। आप बचे खुचे मालिक हो, जो कुछ भी कंपनी में कमाई बच गई आप ही की है, पर कोई गारंटी के साथ डिविडेंड नहीं मिलता। ये फुल्ली रिस्की है, क्योंकि बचे खुचे हो ना, तो अगर कुछ बचा ही नहीं तो खुचे भी नहीं। तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत जोखिमपूर्ण है। प्लस आपने जो पैसा लगाया कंपनी की संपत्ति पे कोई प्रभाव नहीं है,
मतलब कंपनी ने आपको अपनी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी कि भाई तुमने मेरे शेयर लिए हैं, तुमने हमको पैसा दिया है, ये प्रॉपर्टी गिरवी रखो, क्योंकि तुमने ऋण नहीं दिया तो संपत्ति पर कोई चार्ज नहीं। प्लस ये पैसा अगर तुमने लगा दिया, कंपनी तो अपने जीवन काल में तो इसका शोधन ही नहीं करती, समतांशों का कभी शोधन नहीं होता। कंपनी का जब समापन होगा सब दायित्व चुक जाएंगे, बचा खुचा होगा वो आप में बटेगा। इससे कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स हो गया। हाँ, ये जो पैसा लगाते हैं जो भी इक्विटी शेयर के होल्डर होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं, इसको ओनर्स फंड कहते हैं। और इसे बाह्य सोर्स नहीं माना जाता, क्योंकि आप कंपनी के स्वामी हो तो कंपनी आपकी है, इसलिए इसको इंटरनल सोर्स माना जाता है। और इसका कभी भी जीवन काल में शोधन नहीं होता, कंपनी जब समाप्त होगी उसी समय पैसा दिया जाता है। इसको अपन कहते हैं इक्विटी शेयर। एक होता है बच्चों प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन में इन्होंने क्या लिखा है, देखो कि जो इक्विटी शेयर के कंपेयर में प्रेफरेंस रखे, और ध्यान से सुनना, राइट शेयर, बोनस शेयर, ये सब आप मेरे से पढ़ चुके हैं व्यावसायिक संगठन के प्रारूप में, वो अलग है। ये प्रेफरेंस शेयर है, और ये प्रेफरेंस रखते हैं केवल किसके प्रेफरेंस में, ओनली एंड ओनली इक्विटी के प्रेफरेंस में। ये नहीं कि बाजार में सब लोगों के सामने आके वो खड़े हो जाएंगे, समझ में आ गया? सबके सामने आके खड़े नहीं होंगे ये लोग। ये किसके सामने आके खड़े होंगे? इक्विटी शेयर के सामने। एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, ये बड़े भाई है, छोटे भाई कौन है? इक्विटी शेयर। मान लो अगर कंपनी ने लोन ले रखे, डिवेंचर इशू कर रखे हैं तो पहले वो चुकेंगे, इनका नंबर नहीं आएगा। ये इक्विटी के सामने पहली प्रेफरेंस रखते हैं। किस बात को लेकर? इन दो चीजों को, कि जब भी लाभ बटेगा पहले इनको मिलेगा, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, इसलिए ये थोड़े से महंगे पड़ते हैं, क्योंकि इनको डिविडेंड भी देना पड़ता है। और प्लस इनको हम स्वामी नहीं मानते, इसे वित्त का क्या है, बाह्य स्रोत है। प्लस दीर्घावधि स्रोत है, क्योंकि एक साल से कम के तो होते ही नहीं। और एक तरह के ऋण पत्र ही हैं, क्योंकि आपने कंपनी ये मान ली थी कि हमने ऋण लिया, इनको तो वापस करना है। इनको तो प्रेफरेंस ही दो चीजों में मिली है। किन किन में? लाभांश के भुगतान में और पूंजी की वापसी में। तो मतलब पूंजी तो इनकी वापस करनी पड़ेगी, तो एक तरह का ऋण हो गया। हर साल हम फिक्स रेट से डिविडेंड दे रहे हैं और पैसा भी वापस करना है, तो इसलिए भले ही ये शेयर कैपिटल, लेकिन इसको हम ऋण पत्र के रूप में मानते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर भी कई टाइप के होते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। मान लो किसी कंपनी के पास में इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो डिविडेंड नहीं दे पाएगी। लाभांश तो लाभों का अंश है ना, लाभ ही नहीं हो तो कैसे बांटेंगे? अगर आपका प्रोडक्ट क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, कैसा प्रोडक्ट है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो इस प्रोडक्ट की फीचर ये होती है कि इस साल अगर कोई लाभ हम नहीं दे पाए तो वो अगले साल में जुड़ जाएगा, यानी अगले साल का भी देंगे और पिछले साल का भी देंगे, जब भी प्रॉफिट सरप्लस आ जाएगा तो। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि नॉन क्यूमुलेटिव, तो वो कहते हैं भैया अगर इस साल में प्रॉफिट नहीं है, नहीं दे पाए तो भूल जाओ, अगले साल प्रॉफिट होगा तो बात करेंगे। ये होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। एक होते हैं शोधनीय, अशोधनीय। शोधनीय मतलब जिनको एक फिक्स टाइम के बाद में रिडीम किया जाए, पेमेंट वापस करा जाए। और इनरिडीमेबल होते हैं जिनको कोई गारंटी नहीं है कि पैसा वापस देंगे। कंपनी एक्ट में क्लियर कट लिख दिया गया है कि आज की डेट में कोई भी कंपनी इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। देखो कैसी अजीब सी बात है, समता अंश कभी शोधनीय नहीं होते और पूर्वाधिकार अंश कभी अशोधनीय नहीं होते। इनका शोधन करना ही पड़ेगा। 20 साल मैक्सिमम आप रख सकते हो, 20 साल से ज्यादा का प्रेफरेंस शेयर नहीं होता। ये भी जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया था, बहुत बार आता है, मैं भी मॉक टेस्ट में ले चुका हूं आपसे क्वेश्चन। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये क्या कह रहा है कि साहब ये इतने बड़े भाई हैं कि पहले तो अपना लाभ खा लिए, डिविडेंड ले लिया, अभी पेट इनका भरा नहीं है, सब खा पी के अब जो कुछ सरप्लस बचा, जो इक्विटी शेयर में बांटना था, क्योंकि जो मालिक थे बच्चे खुचे उनमें बांटना था, उनके सामने ये भी कटोरा लेके आ गए कि हमारा भी हिस्सा है भैया, तो वो उनके साथ भागीदारी रख रहे हैं, वो पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं। अगर ऐसा भागीदारी नहीं रखे तो नॉन पार्टिसिपेटिंग हो गई। एक होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिसको एक निश्चित समय के बाद इक्विटी में कन्वर्ट करवाया जा सके, वो परिवर्तनीय प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। तो ये आज आपको मैंने दो प्रोडक्ट करवा दिए, कौन कौन से समझ में आ रहा है आपके? एक करवा दिया आपको मैंने इक्विटी, एक करवा दिया प्रेफरेंस। तीसरा प्रोडक्ट आपका बच्चों डिवेंचर। डिवेंचर हमारे इंडिया में, ऋण पत्र हमारे इंडिया में सबसे पहले कौन सी कंपनी लेकर आई थी? महिंद्रा एंड महिंद्रा। सबसे पहले इसने डिवेंचर इशू किया था, और
ये एक तरह का कंपनी के द्वारा लिए जाने वाला ऋण है। कंपनी एक कागज पर लिख के देती है कि हम आपके ऋणी हैं, और ऋण की अभिस्वीकृति दी जाती है और उनको फिक्स रेट से ब्याज मिलेगा, चाहे कंपनी को मुनाफा हो या नहीं हो। प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, इनको ब्याज मिलेगा क्योंकि तो लोन है। और ये शॉर्ट टर्म के नहीं होते, लॉन्ग टर्म के होते हैं। ये स्वामीगत कोष नहीं है, डेट फंड है, क्योंकि आपने ऋण लिया है। वो ही कंपनी ऋण पत्र जारी कर सकती है जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, इसलिए क्रेडिट रेटिंग करवाना अनिवार्य है। और कंपनी जब ऋण पत्र जारी करती है तो वो अपने आप में ये लिख के देती है कि हम आपके ऋणी हैं। यह ऋण की एक अभिस्वीकृति है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। अच्छा, इसमें टैक्स सेविंग कैसे होती है साहब? क्योंकि ऋण पर जो ब्याज दिया जा रहा है वो आपका खर्चा है, और वो खर्चा प्रायर टैक्स है, इससे उतनी अमाउंट जो ब्याज की दी गई उतनी अमाउंट के ऊपर टैक्स की सेविंग होती है। बाह्य स्रोत है, क्योंकि ये स्वामी नहीं होते तो ऋणदाता है, कंपनी के लेनदार है, इसे इनको बाह्य स्रोत कहा जाता है। अब हम बात करें डिवेंचर की। डिवेंचर कितने टाइप के होते हैं? पहला है सुरक्षित। 99.99% डिवेंचर सुरक्षित ही होते हैं। सुरक्षित क्यों होते हैं? क्योंकि कंपनी की जो संपत्ति है वो डिवेंचर होल्डर का ट्रस्टी जो होता है उसके पास गिरवी रखा जाता है। कंपनी और डिवेंचर होल्डर के बीच में एक बंदा होता है जिसका नाम है डिवेंचर होल्डर ट्रस्टी। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी उस ट्रस्टी के पास गिरवी रख देती है और ये कहती है कि साहब कल को अगर मैं डिवेंचर नहीं पे कर पाऊं तो मेरी प्रॉपर्टी बेच के इनको पे कर देना। वाह सर, ये तो बढ़िया काम है, तो मैं तो कंपनी के शेयर, इक्विटी शेयर नहीं खरीदूंगा, मैं तो डिवेंचर खरीदूंगा। तो भैया फिक्स रेट पे ही ब्याज मिलेगा, नाम मात्र का ब्याज मिलेगा। अगर आपको लड्डू खाने हैं तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन। तो ये सुरक्षित होते हैं क्योंकि कंपनी की असेट पे चार्ज रखते हैं। अगर कोई ऐसा डिवेंचर है जिन पे असेट्स पे चार्ज नहीं है तो वह सुरक्षित हो गई। एक होता है वाहक या नगन ऋण पत्र, मतलब जिसमें किसी का नाम लिखा हुआ नहीं है। कंपनी ने एक डिवेंचर इशू कर दिया कोरा। अब कोरा है तो जिसके हाथ में लग गया वो मालिक। तो इसके लिए अगर आपके पास में कोरे डिवेंचर है, ट्रांसफर करना चाहते हो दूसरे को, केवल डिलीवर कर दो, हाथ में दे दो। जैसे 10 का नोट है, 10 के नोट पे नाम थोड़ी लिखा हुआ है, आपके जेब में तो आपका है, मेरे जेब में आ गया तो मेरा हो गया। वैसा होता है बियरर और नेक्ड डिवेंचर। एक होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर, ये कोरा नहीं है भैया, नाम लिखा हुआ है बाकायदा, आपका कंपनी के रजिस्टर में नाम लिखा हुआ है। ट्रांसफर करना चाहते हो तो ट्रांसफर डीड बनेगी। जैसे आपकी कार आपके नाम रजिस्टर्ड है, दूसरे को बेचोगे तो आरटीओ में जाके नाम ट्रांसफर कराना पड़ेगा, वैसे यहाँ पे कंपनी में नाम ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर डीड बनेगी, कंपनी के रजिस्टर में लेखा जोखा होता है। इसको कहते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर। एक होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर, जो एक निश्चित अवधि के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवाए जा सके, वो होते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो बच्चों इसी के साथ आज आपका एक और मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिया, कैपिटल मार्केट के प्रोडक्ट्स। तो देखो आपने मनी मार्केट पढ़ लिया, कैपिटल मार्केट पढ़ लिया, मनी मार्केट के प्रोडक्ट पढ़ लिए, प्राइमरी मार्केट पढ़ लिया, सेकेंडरी मार्केट पढ़ लिया, इनके प्रोडक्ट पढ़ लिए। अब सेकेंडरी मार्केट का हमने दूसरा नाम दिया था स्टॉक एक्सचेंज। पिछले 3-4 अटेम्प्ट से देखा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर भी आरपीएससी की नजर पड़ गई है, मेहरबानी हो गई है, और स्टॉक एक्सचेंज पे ये क्वेश्चन पूछना शुरू कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताओ शेयर मार्केट में कौन सी सिक्योरिटी बिकेगी, नई की पुरानी? अब तो सर समझ में आ गया ढंग से कि भैया पहले से जो मार्केट में आ चुकी वो ही आपस में निवेशक खरीदेंगे बेचेंगे। भारत में कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज है? 23 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। सर हमने तो 2 के नाम सुने, क्योंकि 2 नेशनल लेवल के स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वर्तमान में ये 2 ही रनिंग में है इंडिया में। बाकी के 21 जो है वो रीजनल है, क्षेत्रीय, जैसे जयपुर का स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे व्यापार हो नहीं रहे, इसलिए आपने 2 के नाम सुने हैं। एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का आ जाए तो सर भारत एशिया में ही तो है। तो भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में एस्टैब्लिश हुआ था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज बताओ, तो वो है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज, जो नीदरलैंड में स्थापित हुआ था 1602 में। लेकिन भारत का ये एशिया का है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज कौन सा था, तो क्या नाम देंगे?
नास्डैक जो यूएसए में है, यूएसए के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है नास्डैक। यहाँ तक की बातें समझ में आ रही है? ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। हम पहला स्टॉक एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आप बीएससी कहते हैं। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ये पुराना नाम, ये तो घोट के पी जाना बच्चों, पता नहीं कितनी बार आरपीएससी ने पूछ लिया, ये क्यों इसको पसंद आता है, ये आरपीएससी ही जाने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पुराना नाम था द नेटिव शेयर एंड ब्रोकर एसोसिएशन। पहले यहाँ पर सारे दलाल इकट्ठे हो जाते थे और चिल्ला चिल्ला के बेचते थे कि साहब ये शेयर इतने का, बोली लगाओ, जैसे सब्जी मंडी टाइप का हाल था। ऑनलाइन था नहीं काम। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। क्लियर है? अब आप लोग मुझसे पूछेंगे सर ये सेंसेक्स क्या है? तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इतनी सारी कंपनियां हैं, उनका सूचकांक, एक इंडेक्स, तो बीएससी का इंडेक्स क्या कहलाता है? सेंसेक्स। और ये 30 बड़ी कंपनियों का, इसका मतलब ये नहीं कि बीएससी में 30 ही कंपनियां हैं, बीएससी में तो 5000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है, पर जो टॉप की 30 कंपनी, टॉप का मतलब क्या है? जिसके सबसे ज्यादा कैपिटल वैल्यू चल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे, बाजार पूंजीकरण के आधार पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे जो टॉप की 30 कंपनियां हैं, उनके शेयर की एक वैल्यू ले ली जाती है। अगर वो बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, अगर वो धीरे धीरे बढ़ते हुए ट्रेंड में है, तो अपन इसको बढ़ता हुआ बाजार कह देंगे। और अगर ये गिर रहे हैं तो इसको गिरता हुआ बाजार कह देंगे। इन 30 के आधार पे ही सूचकांक होते हैं, जिसको अपन कहते हैं सेंसेक्स। समझ में आ गया? तो बीएससी का जो सूचकांक है वो क्या कहलाता है? सेंसेक्स कहलाता है। इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर देखो, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसने अब ऑनलाइन काम शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर मैनुअल कुछ नहीं होता है, डीमैट अकाउंट के थ्रू लेन देन होते हैं। और इसकी ऑनलाइन जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको कहते हैं अपन बॉल्ट, बॉम्बे ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। 1995 14 मार्च 1995 को ये ऑनलाइन शुरू हो गया था। सेंसेक्स 30 कंपनियों का इंडेक्स है। ये मैंने आज आपको बीएससी के बारे में बताया। ध्यान से सुनना बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान देना। अगर क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज या एशिया का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज, तो नाम दोगे बीएससी। लेकिन अगर आ जाए कि भारत का पहला कंप्यूटर आधारित स्टॉक एक्सचेंज, कंप्यूटर आधारित स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि बीएससी तो 1995 में ऑनलाइन हुआ था और ये 1994 में ही इसने ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। कंप्यूटर आधारित स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला आ जाए तो एनएससी का नाम दोगे। बीएससी का सूचकांक सेंसेक्स था, एनएससी का सूचकांक है निफ्टी, और निफ्टी है 50, निफ्टी है 50। यानी कि सेंसेक्स में 30 कंपनियां थी और यहाँ 50 कंपनियों का सूचकांक है। सेंसेक्स में कितनी कंपनियां थी? 30 कंपनियां। और यहाँ पर टॉप की 50 कंपनियों का सूचकांक क्या कहलाता है? निफ्टी कहलाता है। बीएससी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था बोल्ट, एनएससी का है नीट। नीट मतलब नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटिक ट्रेडिंग। ये 50 कंपनियों का सूचकांक है। ये 1992 में स्थापित हुआ था, जबकि बीएससी 1875 में हो गया था, पर इसने 1993 में मान्यता प्राप्त कर ली थी और ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। तीसरा स्टॉक एक्सचेंज आता है बच्चों ओवर द काउंटर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, OTCEI। क्या हुआ साहब? बीएससी और एनएससी जो है इनके भाव बढ़ गए थे, क्योंकि दो ही स्टॉक एक्सचेंज थे, दो ही राजा थे, तो बड़ी बड़ी कंपनियां तो इसमें रजिस्टर्ड होने लग गई। पर जो हमारी जैसी छोटी मोटी कंपनियां, सर्जन इंस्टीट्यूट, ये वो, इनके लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। इनके इतने सारे नॉर्म्स थे कि हम उनको फुलफिल नहीं कर पाते थे और सेबी के तहत हम रजिस्टर्ड नहीं हो पाते थे, तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो छोटे और मध्यम कंपनियों की बाजार तक पहुंच के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जिसका नाम रखा गया OTCEI, क्योंकि एक मंच है जहां पर हम हमारे शेयर खरीद बेच कर सकते हैं। इसका निर्माण हुआ था 1990 में। इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है। इसने व्यापार प्रारंभ कर दिया था 1992 में। लेकिन एक मजेदार बात बताता हूं बच्चों, आज की डेट में इस पे ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं, यानी कि ओटीसी पे अब कोई व्यापार नहीं होता। पर ओटीसी बंद नहीं हुआ है, व्यापार ऑपरेशन इसका वर्तमान में बंद कर दिया गया है सन 2000 से।
तो मतलब आज की डेट में इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रही, बस स्टॉक एक्सचेंज बना हुआ है और कोई लेना देना है नहीं। इसको बनवाया किसने था? बैंक वालों ने मिलकर बनवाया था, यूटीआई, आईसीआई, एसबीआई, एलआईसी, ये सब। और ये एक ऐसा था जिसमें लेन देन तभी होता था जब स्क्रीन पे क्रेता और विक्रेता दोनों एक साथ मौजूद है। तो सर बीएससी एनएससी में क्या होता है? वहां पे तो आप रेट डाल के छोड़ दो, जब कोई विक्रेता उस रेट पे लेना चाहेगा तो ले लेगा, बेचना चाहेगा तो बेच देगा। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो स्क्रीन पर दोनों मौजूद होने चाहिए तभी खरीद फरोख्त हो सकता था। अब ये चूंकि रहा ही नहीं तो इसके क्वेश्चन भी आने के चांस कम है। तो इंडिया के 3 स्टॉक एक्सचेंज मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, बीएससी, एनएससी और ओटीसीईआई। अब हम आ जाते हैं विदेशों की तरफ। विदेश का पहला स्टॉक एक्सचेंज मैं पढ़ा रहा हूं, नास्डैक, जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज, तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड बोलोगे। अगर आ जाएगी विश्व का सबसे बड़ा स्क्रीन बेस्ड, ध्यान से सुन लेना, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड, अगर ऐसा आ जाए कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज, विश्व का सबसे बड़ा स्क्रीन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो नाम क्या दोगे? नास्डैक। पर ध्यान रखना बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का बाजार पूंजीकरण के आधार पर सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज, तो वो है NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए का, ये यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है। बाजार पूंजीकरण के आधार पे, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा कैपिटल लगी हुई है, उसके आधार पे विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है NYSE। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज, तो नाम दोगे नास्डैक। क्वेश्चन आ जाए विश्व का सबसे पहला स्क्रीन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो नाम दोगे नास्डैक। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है, यूनाइटेड स्टेट का स्टॉक एक्सचेंज है। नास्डैक की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशंस। देखो, नास्डैक ऐसे बनाइए, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशंस, क्योंकि स्क्रीन बेस्ड है। क्लियर? ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, इसका सूचकांक क्या कहलाता है? जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है सेंसेक्स, वैसे यूएस का जो नास्डैक है उसके सेंसेक्स का नाम है नास्डैक 100 इंडेक्स, नास्डैक कंपोजिट 500। ये इसके सूचकांक के नाम है। नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज पढ़ते हैं अपन, NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क कहाँ था? यूएसए में। ये यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे विश्व का सबसे बड़ा है। और जैसे बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी, वैसे इसके इंडेक्स का नाम है डॉ जोन्स S&P 500, जो आप खूब नाम सुनते होंगे बाजार में, क्या डॉ जोन्स के शेयर गिरे। तो डॉ जोन्स क्या है? ये इंडेक्स नेम है, शेयर मार्केट का नाम नहीं है। शेयर मार्केट का नाम है NYSE। एक है बच्चों LSE, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, 1801 में स्थापित हुआ था। और ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, विश्व का नहीं, यूरोप का। ये यूरोप का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। और इसके सूचकांक का नाम है FTSE 100, FTSE 250, STSE 350। जो 100, 250 ये जो आते हैं, इसका मतलब टॉप 100 कंपनियां, टॉप 250 कंपनियां, इस तरीके से चलता है। तो ये था लंदन का स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए कुछ शब्द मैं आपको बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछते हैं। पहले जानवरों के नाम पढ़ते हैं बच्चों, कि कौन सा जानवर हमको क्या कहता है। स्टॉक एक्सचेंज में जानवरों के नाम हैं। सबसे पहला है बेल, जिसे आप सांड कहते हो, बुल। बुल तेजी का बाजार है। इस तरीके की एक लाइन दिखेगी जिसे अपन बुलिश मार्केट कहते हैं। बुलिश मार्केट, तेजी का मार्केट, या बुलिश लाइन कह सकते हो आप इसको। इसमें सारे लोग आशावादी होते हैं कि सब मार्केट और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इस उम्मीद के साथ खरीद फरोख्त खूब चलती है। ये एक बढ़ता हुआ बाजार है। तो बताओ, बुल किसको इंडिकेट करता है? तेजी के बाजार को। एक होता है भालू, डरा हुआ सा, डरपोक सा। मंदी का बाजार, निराशावादी लोग, गिरता बाजार। तो जो सांड है वो क्या बताता है अपने को? तेजी।
भालू क्या बताता है? मंदी। दो नाम समझ में आ गए। एक शब्द यूज किया जाता है मुर्गी। अब मुर्गी जो होती है ना, वो हमेशा डरती है कि पता नहीं मेरे को कब काट दिया जाएगा, क्योंकि मुर्गी बनी इसलिए है कि उसको खा लिया जाए। तो मुर्गी को लगता है डर, समझ लो। तो चिकन जो होते हैं, ये वो बाजार है जिसमें निवेशक जोखिम लेना ही नहीं चाहते। जोखिम विरोधी निवेशक होते हैं, उनको हानि का डर लगता है कि मेरे पैसे खो जाएंगे, इससे वो बाजार में कोई पोजीशन ही नहीं लेते। कोई खरीद करके उसको रोकते नहीं, बस खरीदे और बेच दिए। पोजीशन लेने में वो हमेशा डरते हैं, तो वो कहलाते हैं मुर्गी। एक होता है सुअर। सुअर जो है वो तो आप जानते हो कितनी गंदी गंदी चीजें खा जाता है। तो ये लालची लोग होते हैं, ये कुछ भी खा लेते हैं। तो सुअर जो है वो लालची निवेशक है, सटोरिये है, बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं, और बहुत ज्यादा जोखिम की वजह से अपने कई पैसे खो देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो जिस बाजार में सटोरिये आ गए, ठीक है, लालची लोग आ गए, वो बाजार पिग बाजार कहलाता है। एक होता है बच्चों बारहसिंगा, ये आप जैसे लोगों का बाजार है। कई ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग तो नहीं करते, पर जब भी आईपीओ आता है उसमें शेयर ले लेते हैं, फिर जो ही रेट बढ़ती है तुरंत उसको बेच देते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए ये निवेशक होते हैं। तो आईपीओ में पैसा लगा के तुरंत बेचने वाले जो निवेशक होते हैं, उनके बाजार को, उनके लोगों को कहते हैं बारहसिंगा। एक होता है लंगड़ा बतख। अब ये साहब ऐसा बतख है जो लंगड़ा हो जाता है, अपने आप को दुर्भाग्य समझता है और सौदा कर देता है 100 शेयर खरीदने के, लेकिन जब बात पेमेंट की आती है तो हाथ खड़ी कर देता है। जो अपने वित्तीय दायित्व को पूरा करने में सफल रहते हैं, दुर्भाग्यशाली सटोरिये कह सकते हो आप। सटोरिया तो है ये, पर दुर्भाग्यशाली के हाथ खड़े करेगा, इसको कहते हैं लंगड़ा बतख। तो ये कुछ जानवरों के नाम थे जो आपको ध्यान रखने हैं, मैंने आपको ये बता दिए। एक शेयर मार्केट में आता है ट्रांजैक्शन पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक का नाम आते ही समझ जाना है कि जिसकी कीमत 10 रुपए से कम है। मतलब सोचो फेस वैल्यू 10 रुपए 1 रुपये होती है, लेकिन कोई शेयर की वैल्यू चल रही है 3 रुपए। अब इसका मतलब कंपनी की कोई बर्थ नहीं है, फिर भी उसमें खरीद फरोख्त खूब हो रही है। बहुत एकदम से या तो वो 3 रुपए वाला शेयर 50 रुपये हो जाएगा, या 50 वाला 2 रुपए पे आ जाएगा। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा रिस्क है। ये स्टॉक केवल सट्टेबाजी के लिए प्रयुक्त होते हैं, इनका वास्तव में लोगों का कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसको कहते हैं पेनी स्टॉक। एक होता है बच्चों ओड लॉट ट्रेडिंग। अब जैसे आप पार्ले जी बिस्किट लेने जाओ और किसी दुकानदार के पास जाओगे तो वो आपको पूरा एक पैकेट देगा, आपको नहीं मेरे को 2 पीस दे दो। गाँव में तो मिल जाएगा, या शहरों में कोई देने वाला नहीं है, बोले भाग जाए यहाँ से, पूरा का पूरा पैकेट है, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है, मान लो 100 शेयर की एक बंडल बना दिया, और अगर आप 30 शेयर ही खरीदते हो तो इसको कहते हैं ओड लॉट ट्रेडिंग। यानी कि स्टैंडर्ड ट्रेडिंग यूनिट से कम या ज्यादा की खरीद फरोख्त को अपन कहते हैं ओड लॉट ट्रेडिंग। समझ गए? एक शब्द आता है शेयर मार्केट में डेरिवेटिव। मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है, फिर आपको समझा देता हूं। डेरिवेटिव जो है ना, डेरिवेटिव व्युत्पन्न, ये क्या है? ये एक तरह की गिरगिट है। यानी कि डेरिवेटिव अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसके कोई खुद का कोई कलर नहीं होता, दूसरे को देख के अपना कलर चेंज कर लेता है। तो डेरिवेटिव जिसका स्वयं का कोई मूल्य नहीं है, पर उसके अंदर जो प्रोडक्ट होगा, जैसे फ्यूचर हुआ तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग गुण हो गई, फॉरवर्ड हुआ तो फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग गुण हो गई। तो डेरिवेटिव इज व्हाट विच डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट्स, जो अपना मूल्य उसमें अंडरलाइंग असेट से ग्रहण करते हैं। और ये मार्केट में आया तो इसलिए था कि बाजार की जोखिम को कंट्रोल कर सके। जैसे मान लो आप एक्सपोर्टर हो, आपने $10,000 का माल बेचा, 2 महीने बाद में $10,000 का पेमेंट आया, पर जब बेचा था तब डॉलर 90 रुपए थी, जब आया पेमेंट तब 70 रुपए हो गई, आप तो बर्बाद हो गए। जब माल बेचा तब 90,000 90 इंटू 10,000, यानी कि आपको सीधे सीधे $9 लाख का पेमेंट आना था, पर आपके पास में पेमेंट आया 70,000 के हिसाब से। तो ये आपको लूटा किसने? बाजार ने लूटा। उसको रोकने का तरीका है डेरिवेटिव कि फ्यूचर का लेन देन अभी कर लो। इससे इसको हेजिंग में प्रयुक्त कहते हैं, सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पर लोगों ने अब इसमें सट्टा खेलना शुरू कर दिया, तो उसका तो गवर्नमेंट भी क्या करे। डेरिवेटिव 2 टाइप के होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एक लॉक और एक ऑप्शन। लॉक में आपको लॉक कर दिया जाता है कि साहब ये जितने टाइम के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें बीच में नहीं भाग सकते। जैसे आपने आगे के 3 महीने का सौदा कर लिया,
तो 3 महीने तक आपको बंधा रहना पड़ेगा। तो लॉक वाले प्रोडक्ट में आते हैं फ्यूचर, फॉरवर्ड और स्वैपिंग। ये 3 प्रोडक्ट आते हैं डेरिवेटिव के लॉक प्रोडक्ट में। और एक होता है ऑप्शन, जो आपको अधिकार तो देगा कि आप चाहो तो उस प्रोडक्ट को होल्ड करना, चाहो तो खरीद लेना, पर दायित्व नहीं है कि आपको करना पड़ेगा। तो सर ये ज्यादा बढ़िया ऑप्शन, कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ज्ञान मंथ के समापन से पहले भी आप इसमें इन आउट हो सकते हो, पर इसमें नहीं हो सकते। इसे इसका नाम लॉक और इसका नाम ऑप्शन है। अब पहला हम पढ़ रहे हैं लॉक में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि अपन पहले से ही भविष्य का एक डेट ले लेते हैं। जैसे अभी चल रहा है जून और मैंने सितंबर का सौदा आज ही बुक कर दिया, आज ही रेट तय कर दी कि सितंबर में इस रेट में माल खरीदेंगे बेचेंगे। तो एक स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होता है और इसको स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग भी होती है। बाकायदा सितंबर के सौदे शेयर मार्केट में आपको खरीदने बेचने को मिल जाएगा, इसलिए इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब बात आती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये फॉरवर्ड फ्यूचर सेम ही है, फर्क कितना सा है कि फ्यूचर का सौदेबाजी स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, फॉरवर्ड की आपस में होती है, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होती। तीसरा प्रोडक्ट है स्वैपिंग। स्वैपिंग हमेशा कैश फ्लो को कंट्रोल करने के काम में आता है। जैसे मान लो आपने बैंक से लोन ले लिया और वो लोन ले लिया आपने फिक्स रेट पे 10% पे, अब आप उसको फिक्स की बजाय कन्वर्टेबल पे चेंज कराना चाह रहे हो कि आरबीआई की रेट कम हो तो कम हो जाए, ज्यादा हो तो ज्यादा हो जाए। इस तरीके के जो एग्जाम्पल मैंने दी, ये मैंने इंटरेस्ट रेट के स्वैपिंग का एग्जाम्पल दिया। ये इंटरेस्ट रेट की स्वैपिंग भी हो सकती है, करेंसी भी हो सकती है और कमोडिटी भी हो सकती है। ये हो गया स्वैपिंग। ऑप्शन भी फ्यूचर के जैसे ही है, ये भी भविष्य का लेन देन होता है, इसका भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग वगैरह सब हो रहा है। बस फर्क इतना सा है कि फ्यूचर वाले में आपका दायित्व था, बीच में छोड़ के नहीं भाग सकते, या बीच में छोड़ के भाग सकते हो, आपको अधिकार है ना कि दायित्व। खरीदने का अगर ऑप्शन लेते हो तो कॉल ऑप्शन, बेचने का लेते हो तो पुट ऑप्शन। एक होता है बच्चों डिपॉजिटरी। आप जो भी शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हो आपके डीमेट अकाउंट में जमा होता है। डीमेट अकाउंट का रिकॉर्ड जो मेंटेन करता है वो निक्षेपागार कहलाता है। डिपॉजिटरी इंडिया में दो ही डिपॉजिटरी है, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल की फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। दो तरह के डिपॉजिटरी इंडिया में देखने को मिलेंगे। और एक आखिरी पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं, सेबी। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में हुई, एक कंपनी के रूप में इसकी स्थापना की गई। इसको रिकॉग्नाइजेशन मिली थी 30 जनवरी 1992 को। सेबी क्यों बनाई गई थी? ताकि जो भी सिक्योरिटी मार्केट है उसको रेगुलेट किया जा सके, निवेशकों की सुरक्षा किया जा सके, निवेशकों का पूरा हितों का ध्यान रखा जा सके, बाजार को विकसित किया जा सके। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन काम करते हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में है। और सेबी के बेसिकली 3 ही काम होते हैं, निवेशकों की सुरक्षा करना, बाजार को रेगुलेट करना और बाजार का डेवलपमेंट करना है, ताकि देश का भविष्य का निर्माण हो। एक होता है बच्चों मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर का काम क्या होता है? जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो शेयर इशू करती है, पैसा लेती है, ये सारा काम कंपनी के बस की बात नहीं है। सेबी ने कुछ लोगों को लाइसेंस दे दिया और ये कह दिया ये सारा काम तुम करना। तो कंपनी के इशू मैनेजमेंट का काम जो करते हैं वो मर्चेंट बैंकर कहलाते हैं। ये कंपनी को वित्तीय सलाह भी देते हैं, कंपनी के शेयर्स की वैल्यूएशन भी करते हैं, यही बताते हैं कि तुमको कितने रुपए का शेयर आईपीओ के रूप में जारी करना चाहिए, शेयर की वैल्यू क्या रखनी चाहिए, और ये सेबी से अप्रूव्ड होते हैं। एक होता है बच्चों अंडरराइटर, खूब पढ़ा हुआ आपका। जब भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो सेबी ने एक नियम बना दिया कि भैया कम से कम तुमको 90% जनता से पैसा मिलना चाहिए। कंपनियों को लगता है डर, तो एक है अंडरराइटर जो कहता है भैया 90% नहीं आएगा तो हम देंगे, जो न्यूनतम विधान की गारंटी दे वो अंडरराइटर। एक टॉपिक आता है बच्चों आपका म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि बहुत सारे निवेशक एक साथ इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, वो अपना पैसा एक पूल में लगाते हैं। उसको चलाने वाला एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, वो उनके बिहाफ पर पैसा शेयर मार्केट में या जैसा उन्होंने बोला उस मार्केट में लगाते हैं। उनके सारे पैसों को एक कंपनी हैंडल करती है जिसे हम असेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, और उसमें जो भी ग्रोथ होगी वो निवेशकों की होगी। म्यूचुअल फंड भारत का पहला म्यूचुअल फंड यूटीआई 1964 में स्थापित हुआ था। बेसिकली 2 तरह के म्यूचुअल फंड मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, एक ओपन एंडेड, एक क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब होता है कभी भी एंट्री कभी भी एग्जिट, आप कोई भी म्यूचुअल फंड में कभी भी निवेश कर सको और कभी भी बेच सको, तो वो ओपन एंडेड है।
क्लोज एंडेड क्या होता है, एक सीरीज आती है कि आज ये ओपन हुए हैं, जो निवेश करना चाहता है 10 दिन का टाइम है, निवेश कर लीजिए, और उसके बाद में एक फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है, तभी आपको पैसा मिलेगा। और म्यूचुअल फंड में निवेशकों के धन का निवेश किया जाता है। म्यूचुअल फंड के पैसे जहां भी लगते हैं, जो भी शेयर खरीदे जाते हैं, उन सब असेट्स को मैनेज करने के अलग से कंपनी होती है, जिसको कहते हैं अपन असेट मैनेजमेंट कंपनी। क्लियर है? अच्छा, एक टॉपिक आता है बच्चों पब्लिक डिपॉजिट। जैसे बैंक में एफडी होती है, वैसे कंपनियां भी एफडी करती हैं अपने पास में, लेकिन उसे एफडी ना बोल के पीडी बोलते हैं। सार्वजनिक कंपनी जारी करती है, कंपनियां जनता से ऋण लेती है। कितना तक जारी कर सकती है? जितनी उसकी कैपिटल और फ्री रिजर्व है उसके 25% तक ये जारी कर सकते हैं। इनकी अवधि 6 माह से 3 वर्ष की होती है। इसके ऊपर कंपनी एक्ट की सेक्शन 73 से 76 लागू है। ये अल्प अवधि के स्रोत हैं क्योंकि 6 माह के भी हैं, और मध्यम अवधि के भी हैं क्योंकि 1 वर्ष से ज्यादा भी है। बाह्य स्रोत है क्योंकि जो भी पैसा दे रहा है वो ऋण दे रहा है, और आरबीआई इस पे रेगुलेशन लगाती है। एक होता है बच्चों जीडीआर, एडीआर, ये आपने सुने होंगे, थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लो ये इंडियन कंपनी है, तो ये यूएसए है। अब इंडियन कंपनी को अपने शेयर यूएसए में जारी करने हैं और यूएसए से पैसा लेना है, तो एक भी यूएसए का नागरिक इंडियन कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि वो ट्रस्ट नहीं करते। इसलिए इसका हमने रास्ता क्या निकाला कि इंडियन कंपनी अपने शेयर जो है वो यहाँ किसी बैंक में डिपॉजिट करा देगी, जिसको अपन डिपॉजिटरी बैंक कहते हैं। ये डिपॉजिटरी बैंक यहाँ यूएसए के किसी बैंक में ये शेयर जमा करा देंगे, और यूएसए का बैंक यूएसए के नागरिक को डिपॉजिटरी के रूप में जारी करेगा। तो यूएसए वाले को ये लगेगा कि वो अपने बैंक में एफडी करा रहा है, लेकिन वो पैसा घूम फिर के इंडिया में आ जाएगा। तो ये हमेशा डॉलर में जारी होगा, क्योंकि ग्लोबल डिपॉजिटरी शीट है, पूरे विश्व में जारी होते हैं, तो डॉलर में जारी होंगे। जारी कर रही है कंपनियां, पर कहाँ जारी हो रही है? विदेशों में, विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे। जीडीआर धारक भले ही वो शेयर होल्डर है, इनडायरेक्टली है लेकिन डायरेक्ट नहीं है, तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो इनकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट नहीं है। और अगर यही अमेरिका में चल रहा होता तो इनको जीडीआर की जगह एडीआर कहते हैं। तो देखो बच्चों, बहुत बड़ा टॉपिक था, फिर भी मैंने 1.25 घंटे में आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया। टेक्निकल चैप्टर था। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, फटाफट क्वेश्चंस करा दीजिए। मैं ऑलरेडी आपका जो शेड्यूल टाइम है उससे ज़्यादा ले चुका हूँ। चलिए फटाफट क्वेश्चन के आंसर देते जाइए। कौन सा प्रपत्र पूंजी बाजार में कारोबार किया जाता है? पूंजी बाजार में कौन से जाते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड, टी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, ये मुद्रा बाजार के, ना कि पूंजी बाजार के। दूसरा क्वेश्चन, पूंजी बाजार का रेगुलेटर कौन है? पूंजी बाजार का रेगुलेटर कौन है? सेबी। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा बाजार किस टाइप की प्रतिभूति से डील करता है? अल्पकालीन। मुद्रा बाजार वो ये जिसमें 1 वर्ष से कम की सिक्योरिटी बेची जाती है, अल्पकालीन। कॉल मनी किस बाजार का हिस्सा है? मुद्रा बाजार का। कॉल मनी किसका प्रोडक्ट है? मुद्रा बाजार का। क्वेश्चन नंबर 5, पूंजी बाजार का प्राथमिक कार्य क्या है? बताओ। कैपिटल मार्केट का काम क्या है? लॉन्ग टर्म के पैसे जुटाना, ये इसका मेन काम है। अल्प अवधि होता ही नहीं, किसानों के लिए थोड़ी है ये, और मुद्रा का प्रवाह इसमें है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पूंजी बाजार का घटक नहीं है? तो साहब शेयर भी इसमें आते हैं, बॉन्ड भी इसमें आते हैं, डेरिवेटिव भी इसमें आते हैं। कौन सा नहीं है? मुद्रा बाजार पूंजी बाजार का घटक नहीं है। द्वितीयक बाजार किससे संबंधित है? सीधी सी बात है, द्वितीयक बाजार में निवेशक आपस में प्रतिभूतियों का व्यापार करते हैं, कंपनी का कोई लेना देना इसमें नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा प्राथमिक बाजार का डॉक्यूमेंट्स है? प्राथमिक बाजार, देखो ये तीनों जो हैं ये तो मनी मार्केट की हो गई। प्राथमिक बाजार में आईपीओ में पहली बार इक्विटी शेयर आते हैं, वो प्राथमिक बाजार है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9, बुल सांड, सांड कौन सा बाजार है? बढ़ती हुई कीमतों वाला बाजार। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 10, किस संगठन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग शुरू करी? अभी ये इंडिया वाले हैं। इंडिया में कौन था? इलेक्ट्रॉनिक, एनएससी। और सबसे पुराना आता तो क्या आंसर था? बीएससी। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रपत्र के आने से भारतीय पूंजी बाजार में
व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव आ गए। डेरिवेटिव के प्रोडक्ट आपको मैंने बताए अभी कौन कौन से थे, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा डॉक्यूमेंट्स केवल मनी मार्केट के लिए एलिजिबल है, कैपिटल मार्केट में नहीं होता? तो शेयर कैपिटल मार्केट का, डिवेंचर कैपिटल मार्केट का, प्रेफरेंशियल कैपिटल मार्केट का, ट्रेजरी बिल सिर्फ कहां पे जाएगा, मनी मार्केट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वित्तीय बाजार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बाजार खंड की जोड़ी सही है वो बताओ। जोड़ी को मिलाना है। पूंजी बाजार में ट्रेजरी बिल होता ही नहीं, मनी मार्केट में होता है। पूंजी बाजार में इक्विटी शेयर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। मुद्रा बाजार में डिवेंचर नहीं होते, कैपिटल मार्केट का मुद्रा बाजार में इक्विटी शेयर भी नहीं होते। तो राइट आंसर हो गया 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? सबसे पुराना पूछा है और वो भी भारत का, तो कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 14 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 15, सेंसेक्स क्या बताता है? 30 कंपनियां, लेकिन किसकी? एनएससी की नहीं, बीएससी की। बीएससी की 30 कंपनियां, तो राइट आंसर हो गया सी। 15 का आंसर है सी। 16, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। बाजार पूंजीकरण के आधार पे, ध्यान से सुनना, अगर ये आगे का लाइन नहीं होता, दुनिया का सबसे पुराना पूछते तो नास्टेक आंसर होता, लेकिन बाजार पूंजीकरण के आधार पे तो एनवाईएसई, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इसका आंसर है। तो 16 का आंसर है बी। 17, एफटीएससी कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? लंदन का। एफटीएससी कहाँ का है? लंदन का। एफटीएससी 100, 250, 350 ये सब लंदन के स्टॉक एक्सचेंज की हैं, और वो भी 100 है तो टॉप की 100 कंपनियां। तो 17 का आंसर हो गया सी। 18, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग करने वाला पहला इंटरनेशनल मार्केट इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है? नास्टेक। पिछले से पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव क्या है? एक ऐसी सिक्योरिटी जो अपनी वैल्यू उसमें अंडरलाइंग असेट से प्राप्त करती है। तो 19 का आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसी कौन सी सिक्योरिटी है जो भविष्य में खरीदने या बेचने का अधिकार तो देती है लेकिन दायित्व नहीं? अधिकार मिले, दायित्व नहीं। ऑप्शन, ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या हो गया? 20 का सी। तो देखो बच्चों, मैंने काफी हद तक आपको कोशिश करी है पूरा चैप्टर रिवाइज करने का, और ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो मेरी क्लासेस चल रही हैं 15 आवर्स में मैं आपकी ऑडिट और रिव्यू पूरी कंप्लीट करा दूंगा। और इसमें आप अगर पहले से पढ़े हुए तो बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हो, और इससे बाहर क्वेश्चन आएंगे नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।